गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हेल्थ केयर कक्षा 12वीं का इकाई 1 का पढ़ाऊँगा। सत्र 3 प्रलेखन की विषय सामग्री। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि प्रलेखन में विषय सामग्री क्या होती है और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है ना। तो स्टूडेंट्स, प्रलेखन की विषय सामग्री हम देख लें। अस्पताल अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार चार्ट में विभिन्न विशिष्ट सामग्रियां शामिल करती हैं। जो अस्पताल होती है वो हर अस्पताल का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना अपना नियम होता है। कुछ हॉस्पिटल जो होती हैं वो NABH होती हैं, है ना। कुछ हॉस्पिटल होती हैं जो सिंपली रूल्स रेगुलेशन जो वहाँ के CHO और सिविल सर्जन के माध्यम से परमिशन से संचालित होती हैं, तो उनका अलग प्रोटोकॉल होता है। तो उसमें जो हमें सामग्री लगती है, जिन जिन चीज़ों को हमें अपने रिकॉर्ड में लेख करना होता है, लिखना होता है, वो होता है महत्वपूर्ण उपचार और विवरणात्मक टिप्पणियों के रूप में जो हम मरीज के बारे में करते हैं, जो मरीज के साथ हम ट्रीटमेंट उपचार उनका कर रहे हैं, वो चीज़ हम अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे, उसका विवरण लिखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम बृहद रूप में भी लिखते हैं और अगर ज़रूरत नहीं है तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी उसको लिखते हैं। ऐसे प्रपत्र होते हैं जिस पे हम आंकड़े लिखे जाते हैं, उनका क्या आंकड़ा है, उनका क्या रेशियो चल रहा है। जैसे किसी को खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है कि थोड़ा कम हो रही है, या किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि कम हो रही हैं। इस तरह के आंकड़े हमें अपने उसमें लिखे जाते हैं। कुछ हमें ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, तालिका ग्राफिक मतलब हमें चार्ट बनाए जाते हैं। उस चार्ट में हम क्या लिखते हैं कि जैसे किसको हमने कितना इनपुट दिया है, कितना उसका आउटपुट आया है, मतलब जितना उसको हम इंजेक्टेबल ओरल रूप में दिया है उसका यूरिन कितना निकला है। जैसे 1 लीटर उसको हमने इंटेक दिया है तो उसका आउटपुट हमें कम से कम 500 ml या 600 ml आउटपुट आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ों का लेख जो होता है वो हमारे प्रलेखन की विषय सामग्री में आता है। इसके बाद आता है हमारी प्रवेश टिप्पणी। प्रवेश टिप्पणी में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। प्रवेश टिप्पणी चिकित्सा अधिकारी का एक भाग है। जो चिकित्सा अधिकारी होता है, जो डॉक्टर्स होता है, उसका एक भाग होता है जो रोगी की स्थिति, अस्पताल में उपचार, रोगी को एडमिट प्रवेश कराए जाने के कारण तथा रोगी के उपचार हेतु प्रारंभिक निर्देश पर लिखता है। इसमें नए रोगी के एडमिशन पुष्टि करता है, जिसका अर्थ होता है आपके वार्ड में नया रोगी भर्ती हुआ है, साथ ही उसके रोग की वर्तमान स्थिति के बारे में लिखा जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, आपका उपचार कर रहा है, आपका उसने क्या क्या जांचें की हैं, जो नया रोगी, नया मरीज भर्ती हो रहा है हमारे वार्ड में, उसका वर्तमान किस रोग के कारण वह पीड़ित है, उसकी वर्तमान में स्थिति कैसी है, बेहोशी अवस्था है, होश में है कि घायल अवस्था है, किसको कहीं कट लगा हुआ है ना, कहीं उसका सर फटा हुआ है, उसको ब्लीड हो रहा है। तो इन चीज़ों को अपने रिकॉर्ड में वो लिखता है कि पेशेंट हमारे पास आया तो उसको ये कंप्लेन थी। ये चिकित्सा अधिकारी की प्रवेश टिप्पणी होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है एडमिशन नोट में सामान्य लिखा जाना चाहिए। जो हॉस्पिटल का जो हमारा एडमिशन नोट होता है, जो हमारा एडमिशन पेपर बनता है, भर्ती पेपर बनता है, उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए। पहले रोगी का नाम, है ना, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले रोगी का नाम आना चाहिए, फिर किस समय आया है, लिंग वो महिला है या पुरुष रोगी है, किस प्रकार से आया है, स्ट्रेचर से आया है या व्हील चेयर से आया है ना, कहाँ से आया है,
किसी हॉस्पिटल से रिफ़र्ड होके आया है कि डायरेक्ट घर से आ रहा है। अगर हॉस्पिटल से रिफ़र्ड आ रहा है तो उसको रिफ़र्ड केस लिखेंगे। 108 से आ रहा है तो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लिखेंगे, है ना। किस फिजिशियन ने देखा है, कौन सा डॉक्टर उसको अपने अंडर में लेके ट्रीटमेंट कर रहा है, उसकी प्रमुख शिकायत क्या है, उसकी वर्तमान समय में जो समस्या है वो क्या है, उसको किसी चीज़ की एलर्जी है क्या, किसी चीज़ से खुजली होती है क्या, कोई दवाइयों का रिएक्शन है क्या, उसके लक्षण क्या दिखाई दे रहे हैं। अभी आप अगर कोई भी जिस रोग से आया है, हर रोग का एक अपना अपना लक्षण होता है, साइनम सिम्टम बोला जाता है ना, तो उसके चिन्ह और लक्षण क्या हैं वो हम देखेंगे। फिजिशियन जो डॉक्टर देख रहा है उसका नाम लिखेंगे। एडमिशन नोट्स में ये चीज़ें हम अपने लिखते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है रोगी के संबंधित सूचना एवं प्रमुख शिकायत। जो रोगी की सूचना होती है उसका में हम क्या क्या लिखते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि जब रोगी हमारे पास आता है तो उसकी प्रवेश टिप्पणी में हम किन किन चीज़ों का नाम दर्ज करते हैं। पहला आता है हमारा नाम, जैसा कोई हमारे पास रोगी आया उसका नाम है मिस्टर सुरेश तिवारी, ठीक है। उसका हमने उम्र लिख दिया, कितने साल का है। फिर उसकी हमने जात लिख दी, जनरल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है आदि जो भी होता है। लिंग महिला है या पुरुष है। आईडी संख्या, उसकी एक आईडी संख्या जनरेट होती है हॉस्पिटल में एडमिट, उसको इंडोर नंबर बोला जाता है ना। जैसे वो 1856, मतलब इतने पेशेंट आपके एडमिट हो चुके हैं तो इसका नंबर कितना है 1856। इसके बाद कक्ष क्रमांक कौन सा है 9। उसकी जन्म तिथि क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ, वो चीज़ हम लिख देते हैं। जांच करता फिजिशियन का नाम, जो डॉक्टर देख रहा है ना, जिस डॉक्टर ने असिस्ट किया है उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर राजेश। एडमिशन प्रवेश की तिथि एवं समय, जिस समय पे आया है और जिस डेट को आया है वो हम लिख देंगे। जैसे हमारे पास जो मरीज आया 3 तारीख 12वां महीना 2020 को आया, टाइम कितना था 3:05 शाम को था, तो हमने PM लिख दिया। इसके बाद हम लिखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट की हिस्ट्री में हम क्या लेते हैं, वर्तमान समय में जो रोग बीमारी से रोगी है, पीड़ित है। मतलब अभी मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि हम हिस्ट्री 3 टाइप से लेते हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री। तो इसमें हम प्रेजेंट हिस्ट्री में हम देखेंगे जिस रोग के कारण हमारा मरीज पीड़ित है, हमारा रोगी ग्रसित है, उस चीज़ को हम नोट करेंगे, उसका देखेंगे। फिर आता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, रोगी को अगर पहले से कोई बीमारी है जिसकी दवाई चल रही है, अगर रोगी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसे भी पूछेंगे और अपने रिकॉर्ड में मेंशन करें। मतलब जो हमारे पास रोगी आया है उससे हम ये पूछते हैं कि अगर उसको पहले से भी कोई बीमारी है तो उस बीमारी का पूछेंगे, कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं उस दवाइयों को पूछ लेंगे, या तो वो मरीज का टेंडर लेके आया है या मरीज अपने साथ लेके आया है, तो हम उस पर्चा को और उस दवाइयों को देखेंगे। साथ में अगर वो जितने भी अपने जांच की रिपोर्ट पेपर लेके आया है उस चीज़ों को देखते हैं कि उसकी अगर कोई ऑपरेशन हुआ था, कोई और मेडिसिन चली हैं तो क्या क्या मेडिसिन चली हैं और कितने दिनों के लिए चली हैं और किस किस समय पे दी गई हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री में हम पारिवारिक हिस्ट्री लेते हैं। जैसे परिवार के सदस्य जो कौन कौन होते हैं, माता पिता, दादा दादी और भाई बहन, है ना। तो इनको कौन सी बीमारी है, अगर कोई बीमारी है तो वो पूछेंगे। मोस्टली जो जेनेटिक्स बीमारी होती हैं वो कौन सी होती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस एंड HIV। ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होता है अगर उस समय मौजूदा हालत में प्रेगनेंसी है तो, है ना। नहीं भी है तो कुछ बीमारियाँ इसमें होती हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक जाती हैं, ठीक है। तो हम फैमिली हिस्ट्री भी ले लेंगे। इसके बाद हमारा आता है सोशल हिस्ट्री। एक यहाँ पे हमने चौथी हिस्ट्री जोड़ी हुई है। ये हिस्ट्री से हमें क्या चीज़ें का पता चलता है, क्यों सोशल हिस्ट्री हम लेने ज़रूरी है। इसका मतलब होता है सामाजिक हिस्ट्री, समाज में उसका रहना, उठना, बोलना,
कैसा है, वो सेल्फ डिपेंड है क्या, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है क्या, कि अपने निर्णय को लेने में उसे बहुत देरी होती है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत सामाजिक इतिहास रोगी के व्यक्तिगत जीवन के ये व्यवसाय तथा मनोरंजनात्मक पहलुओं का एक अंश होता है जिसे चिकित्सकीय महत्व होता है। इससे ये होता है कि अगर आप समाज में अच्छा आपका बिहेव है, अच्छा व्यक्तिगत है, आपका व्यवसाय अच्छा है, आप खुश मिजाजी हैं, आप हंसते हैं, बोलते हैं सबसे, तो लोग आपके जो अभी प्रेजेंट में जो बीमारी लेके आए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आपको ये बीमारी करेंटली हुई है, सडनली हुई है ना, क्रोनिक नहीं है, बहुत पहले की नहीं है, आप किसी कारणवश ऐसा हुए हैं। बाकी आपकी सोशल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप किसी मानसिक दौर से कभी नहीं गुजरे हैं। इसमें मेन होता है सोशल हिस्ट्री लेने का मतलब कि आपने कभी मानसिक दौर से गुजरा है क्या, आप मानसिक पीड़ित हुए हैं क्या। मानसिक पीड़ित मतलब थोड़ा पागलों जैसी हरकतें, है ना। तो इन चीज़ों को हम सोशल हिस्ट्री से देख लेते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है एलर्जी। एलर्जी हमें कई चीज़ों से हो सकती है स्टूडेंट्स, कई कारण से हमें एलर्जी होती है। जैसे कोई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, गलत दवाइयाँ खा ली, है ना, या बहुत से लोगों को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को तो जो वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं उसमें गोभी होती है ना, गोभी से एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को कैबेज से एलर्जी होती है, पत्ता गोभी से एलर्जी होती है। इस तरह से हर तरह के लोग हैं हमारे समाज में रहते हैं, तो उनको किसी न किसी चीज़ का एलर्जी होता है। तो वो एलर्जी हम पूछते हैं मरीज से कि अगर इसे किसी चीज़ की एलर्जी है, किसी को ठंड से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट मतलब धूल से एलर्जी होती है ना। तो हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो हम एलर्जी के बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि वो भी हमारे उपचार का एक अंग है। उससे भी हमें पता ये चलता है कि हमें इसे ये चीज़ें नहीं देनी है, इससे इसको ये एलर्जी है ना। इसके बाद हमारा आता है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण में क्या है, शारीरिक परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वास्थ्यकर्मी रोग के लक्षणों के लिए रोगी के शरीर की जांच करता है। मतलब इसे हम इंग्लिश में फिजिकल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। सर से लेके पैर तक की जांच करना शारीरिक जांच कहलाता है। जो डॉक्टर्स होता है, जो फिजिशियन होता है, वो किसी भी व्यक्ति की सर से लेके पैर तक की जांच करेगा। सर के अंदर, बालों के अंदर उंगलियां डाल के, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें उसका सर, पैर, कान, आँख, चेस्ट, एब्डोमेन, है ना, हर अंग को अपने हाथों से टटोल के देखना होता है, पाल्पिटेट करके देखना होता है ना। आस्कल्टेट स्टेथोस्कोप से हम चेस्ट का साउंड सुनते हैं, दैट इज आस्कल्टेट, उसको हम उसका चेस्ट साउंड सुनते हैं। तो ये हमारे शारीरिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। फिर हम जांच कराते हैं प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में खून की जांचें जो होती हैं वो हमारी प्रयोगशाला में आती हैं। जैसे मैं कुछ जांचों के नाम आपको बताता हूँ। KFT का मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। जो आपके किडनी में कोई बीमारी है, जैसे सोडियम की कमी हो रही है, पोटेशियम की कमी हो रही है, या यूरिया बढ़ रहा है, या कि क्रिएटिन बढ़ रहा है, या आपकी किडनी डैमेज हो रही है ना, तो ये हमारा KFT जांच से पता चल जाता है। फिर आता है हमारा LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। हमारे लीवर में अगर कोई चीज़ है, कोई अपशिष्ट बन रहा है, स्वेलिंग हो रही है, या कोई गठान आ रही है, वो हमें पता चलेगा लीवर फंक्शन टेस्ट कराने से। CBC ये कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें हमें कई चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे हमारे शरीर में खून की मात्रा कितने % है, हमारा HB कितने % है, WBC कितनी है, WBC से हमारा शरीर में इन्फेक्शन कितना है वो पता चलता है, RBC कितनी है, प्लेटलेट्स काउंट कितना है। प्लेटलेट्स वो होता है स्टूडेंट्स जो
शरीर में जो हमारा खून होता है उसको क्लॉटिंग का काम करता है। अगर कहीं कट लग गया है तो जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत जल्दी जमाव होता है खून का, है ना, वो क्या है, प्लेटलेट्स के माध्यम से ही होता है ना। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है, नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए, लेकिन अगर इससे 1.5 लाख से कम है, 1 लाख से कम आ रहा है, तो हमारे में जितना हमारा ये प्लेटलेट्स कम होगा, हमारा खून उतना ज़्यादा रिसाव लेगा, हमारे घाव को भरने में थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। ये प्लेटलेट्स में होता है। फिर इसमें स्नोफिलिया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चल जाती हैं। इसके बाद हमारा आता है निदान। निदान में हम इसका क्या उपचार करते हैं, क्या निदानात्मक करते हैं, इस जांचों का हम एक सार आपको मैं बता दूं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका मैंने आपको अभी दिखाया इसमें कि जो हमारा ईसीजी है ये आपने देख रहे होंगे, ये हमारी वेव्स चलती हैं, जो तरंगे होती हैं, जो ये हमारा ये आ रहा है ना, ये होता है पी क्यू आर, है ना, यस सॉरी, पी क्यू आर एस टी। अगर ये हमारा सही वेव क्रम से चल रहा है तो हमारा रिदम सही है। मैंने आपको एक नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ दिया है ना, देख लीजिए। ये जो ग्राफ आ रहा है इसमें ये पी हो गया, है ना, पी क्यू आर एस टी। फिर यहाँ पे भी ये पी क्यू आर एस टी। ये चीज़ें हमारे क्या होती हैं, हमारे ग्राफ बताते हैं कि हमारा ईसीजी नॉर्मल चल रहा है। फिर हमने ये छोटे छोटे बॉक्स देख रहे होंगे, इसमें ये इस तरह के लाइन है ना, ये जो ये बने हुए हैं ये क्या है, हमारे ग्राफ हैं। इसमें से हम रीड करते हैं कि हमारा कितना ऊपर और कितना नीचे अप डाउन हो रहा है इस कॉलम के माध्यम से। तो हमारे ईसीजी का एक ग्राफ जो सही नॉर्मल ग्राफ बना रहा है वो ये ईसीजी है। अगर हमारे इसमें से थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है तो हमारा ईसीजी ये चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारा ईसीजी गलत है, मतलब हमें बीमारी हो रही है, हमें दिल का दौरा पड़ा हुआ है। इस तरह का अगर ग्राफ आ रहा है तो ये हमारे लिए एक मुसीबत का समय है ना। हमें तुरंत जो संबंधित कार्डियोलॉजिस्ट है या मेडिसिन का डॉक्टर है उससे मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पाली परिवर्तन की रिपोर्ट। पाली परिवर्तन क्या होता है? पाली परिवर्तन जो होता है कि जब आप एक सिस्टर, एक नर्स अपना ड्यूटी या एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके उसकी जगह पे दूसरा चार्ज लेने आता है ना। जैसे आपका एक लेक्चर, एक क्लास ख़त्म होता है तो दूसरे टीचर्स आते हैं आपकी क्लास लेने। मैथ का क्लास ख़त्म हुआ तो साइंस का शुरू हुआ, साइंस का ख़त्म हुआ तो सोशल साइंस का शुरू हो गया। इसी तरह से हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है कि जब एक शिफ्ट चेंज होती है, जैसे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक हमारा एक पाली चलती है, फिर 1 बजे से शाम 7 बजे तक दूसरी पाली चलती है। इस तरह से हमारी पालियां बदलती रहती हैं। जो नाइट शिफ्ट होती है वो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक चलती है ना, रात 7 से सुबह 7 बजे तक। तो नाइट शिफ्ट जो होती है वो 12 आवर्स की होती है, बाकी जो हमारी ड्यूटी होती है वो 6 आवर्स 7 आवर्स चलते हैं। उस समय जो हमारे स्टाफ परिवर्तित होता है तो वो अपनी रिपोर्ट क्या है, जो मरीज का है उसके बारे में क्या दवाइयाँ दी हैं, क्या उसका ड्रेसिंग किया हुआ है, क्या उसके लक्षण देखे हैं, क्या उसको कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला है, वो चीज़ों का अपने रिकॉर्ड में लिखती है और ओरल भी रिपोर्ट देती है। इसमें मैं आपको बता दूं, रोगी की देखभाल से संबंधित पाली की परिवर्तन के दौरान नर्सिंग स्टाफ के माध्यम से
मध्य एक बातचीत होती है। प्रत्येक पाली समाप्ति पर नर्स अपने रोगी के विषय में अगली पाली में काम करने वाली नर्स को सूचना प्रदान करती है। कौन सी सूचना प्रदान करती है? कि जो मरीज के बारे में उसने देखा है, मरीज को उसने ये उपचार किया है। जैसे उसको ओरल केयर करनी थी, उसने ओरल केयर कर दी। उसको नेल केयर करनी थी, उसने नेल केयर कर दी। तो वो चीज़ों का जो दूसरी सिस्टर आई है, जो दूसरा नर्स आया है, तो उसको उसने चार्ज में दिया, ओवर में बताया कि ऐसा ऐसा हमने इसके साथ कर दिया है, इसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो आपको मंगानी है ना। वो मौखिक रूप से भी ओवर देती है और रिटर्न में भी देती है, एक रजिस्टर में भी लिख के जाती है। और बेड के पास, हर मरीज के बिस्तर के पास जाके वो अपनी पाली परिवर्तन की रिपोर्ट देती है। अगला पॉइंट आता है हमारा स्थानांतरण अथवा छुट्टी देने की टिप्पणी। स्थानांतरण का क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये हो गया हमारा स्थानांतरण। और छुट्टी, हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है। जब किसी रोगी को स्थायी या अस्थायी तौर पर किसी अन्य जगह या अस्पताल में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कुछ होता नहीं, टेम्परेरी जांच करने के लिए पैथोलॉजी सेंटर भेजने, जैसे सोनोग्राफी कराने जानी है या सिटी स्कैन कराने जाना है, तो उसको कहाँ भेज दिया? थोड़ी देर के लिए हमने पैथोलॉजी सेंटर भेज दिया, या कि दूसरे हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ भेज दिया। वो हो गया अस्थायी। स्थायी क्या हो गया? हमारे हॉस्पिटल से हमने दूसरे हमारे हॉस्पिटल में जो था उस मरीज़ का इलाज हमारे पास सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, तो हमने अपनी बड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया, अपने हॉस्पिटल से बड़ी हॉस्पिटल में। तो वो क्या होगा? स्थायी तौर पर हमने उस मरीज़ को वहाँ पे भेज दिया। तो इसका भी एक हमारे पास लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। उसमें कुछ बातें शामिल होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है स्थानांतरित करने का कारण। उस रिकॉर्ड में आप लिखेंगे कि आप किस कारण से मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर रहे हैं। क्या मरीज आपका सीरियस हुआ कि आप मरीज की उपचार आपके यहाँ नहीं हो पा रहा, संभव नहीं है, या कुछ उसकी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आपके हॉस्पिटल में संभव नहीं है, कि मरीज वहाँ से छुट्टी लेना चाहता है ना। तो ये हो गया स्थानांतरित कारण। फिर हमारा आता है परिवहन की विधि। परिवहन की विधि का मतलब हुआ आप कौन से परिवहन के माध्यम से उसको शिफ्ट कर रहे हैं, एम्बुलेंस से, या वो अपनी पर्सनल व्हीकल से लेके जा रहा है। ठीक है। और या तो उसी हॉस्पिटल में है लेकिन दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या स्ट्रेचर के माध्यम से जा रहा है, कि व्हील चेयर के माध्यम से जा रहा है ना, कि पैदल चल के जा रहा है, किस परिवहन के माध्यम से मरीज शिफ्ट हो रहा है, वो चीज़ लिखते हैं। रिपोर्ट देने तथा प्राप्त करने वाला व्यक्ति, इसमें आता है कि जो यहाँ पे नर्स या जीडीए जो होती हैं, उनका काम होता है कि जब मरीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसकी फ़ाइल दूसरे वार्ड में जाती है या डिस्चार्ज पेपर के साथ भेजा जाता है, तो उसमें सारी चीज़ें अंकित की जाती हैं कि मरीज़ का हमारे पास इतने बजे तक था, उस समय तक हमने इसका ये दवाइयाँ दे दी हैं, इसका ये केयर करना था तो हमने कर दिया है। जैसे वेटसोर का केयर कर दिया है, ओरल केयर कर दिया है ना, उसका फेस बाथ कर दिया हुआ है ना, तो उसकी ड्रेसिंग कर दी है, तो जो उसके केयर थे वो हमने कर दिया है। अब आगे जो होना है दूसरे शिफ्ट में या कि 2 घंटे बाद, वो आपको करना है। और वो उस रिपोर्ट में दोनों व्यक्ति, देने वाला भी और ओवर लेने वाला भी, दोनों व्यक्ति उसमें अपने अपने नाम लिखे हस्ताक्षर करते हैं और समय डाल देते हैं कि हमने इतने बजे से इसकी रिपोर्ट प्राप्त की। फिर आता है प्रमुख लक्षण। उसके प्रमुख लक्षण क्या थे और किए जा रहे उपचार सहित रोगी के विषय में जानकारी। मतलब जो रोगी आया है उसका लक्षण, जब हमारे पास मरीज आया था तो उसमें क्या लक्षण थे, और जब हम इस जगह पे आपके पास स्थानांतरित कर रहे हैं तो उस समय उसके क्या लक्षण हैं, उसको हमने क्या क्या उपचार दिया है वो चीज़ें, और रोगी के नाम,
की ही फाइल उसके पास देंगे। ये नहीं कि हम रोगी कोई और जा रहा है और फाइल हम किसी और की ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रोगी के संबंधित जानकारी है वही हम संबंधित नर्स या डॉक्टर या जीडीए को देते हैं। फिर लक्षण एवं शिकायतें। जो मरीज की लक्षण होती हैं, क्या उसको साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं और उसकी क्या शिकायत है, क्या कंप्लेन है। रोगी के लक्षण अथवा उसकी शिकायतों को विस्तृत रूप से लिख लेना चाहिए। जैसे उसको कंप्लेन है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे लूज मोशन लग रहे हैं 3 दिनों से, मुझे चक्कर आ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, मेरे पेट में दर्द है 5 दिनों से या 1 महीने से, हल्का हल्का दर्द होता है, आदि चीज़ों का हमें प्रलेख कर लेना चाहिए। जो मरीज शिकायत बता रहा है उसको हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि जो शिकायत वो बता रहा है हमें उसी का उसको निदान करना है, उसी का हमें उपचार करना है। इसलिए उसको हमें प्रलेख कर लेना चाहिए, उसके लक्षण देख लेने चाहिए और उसके बाद उसका उपचार स्टार्ट करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट आता है, अभी मैं आपको बता दूं, लामा। जब कोई पेशेंट, लामा का मतलब होता है लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मतलब चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध जाना। क्या मतलब हुआ? चिकित्सा परामर्श के विरुद्ध जाना मतलब जब आपको डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी, आपको डॉक्टर ने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित नहीं किया, आपने डॉक्टर को बताया भी नहीं और चुपचाप हॉस्पिटल से चले गए, है ना, उस रोगी का एक डिस्चार्ज पेपर बन जाता है, छुट्टी का कागज़ बन जाता है। उसमें हम बड़े अक्षरों से लिख देते हैं LAMA, लामा, है ना, ताकि जब कभी उसमें पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और वह रोगी बोले कि हम हॉस्पिटल में एडमिट थे और कोर्ट में या पुलिस थाने में उसका रिकॉर्ड मंगाया जाता है, तो आप वो पेपर भेज सकें, बता सकें कि रोगी हमारे यहाँ से छुट्टी होकर स्थानांतरित नहीं किया है, हमने उसको डिस्चार्ज नहीं किया है, हमें बिना बताए रोगी वहाँ से चला गया है। ठीक है। इसके बाद आता है ड्रेसिंग ट्यूब। ड्रेसिंग ट्यूब क्या होती है? ड्रेसिंग ट्यूब का मतलब होता है अपने ड्यूटी में हर 2 घंटे में एक बार, जो भी व्यक्ति का कोई ऑपरेशन हुआ है, कहीं घाव हुआ है, तो उसमें हमें अपने ड्यूटी काल में हर 2 घंटे में एक बार उस ड्रेसिंग को चेक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कहीं कोई तरल पदार्थ लीकेज तो नहीं हो रहा है, कोई तरल पदार्थ बह तो नहीं रहा है, या उसमें कोई सूजन तो नहीं आ रही है, उसमें रेड स्पॉट तो नहीं आ रहे हैं, है ना, आदि चीज़ों को देखना है। और अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें अपने रिकॉर्ड में लिख लेना है कि रोगी को लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, या रेड स्पॉट आ रहे हैं, रेडनेस है, या स्वेलिंग हो रही है पर्टिकुलर एरिया पे, जिस एरिया पे उसको ट्यूब डली हुई है ना, उसकी ड्रेसिंग की ट्यूब डली हुई है। राइट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।